हिंदी व्याकरण का आज का टॉपिक है हमारा क्रिया। ठीक है, तो क्रिया क्या होती है? वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने, कराने या किसी व्यक्ति की स्थिति और दशा का बोध होता है तो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ठीक है, यह हम आसान शब्दों में इसको समझें तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं या कोई भी किसी व्यक्ति की स्थिति, जैसे कोई व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, जैसे कोई सो रहा है, गा रहा है, पढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। यानी हम जो भी अपने दैनिक जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं सब किसके अंतर्गत आते हैं? क्रिया के अंतर्गत आते हैं। चाहे उसमें हमारा पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, बोलना, चालना, ठीक है, खाना खाना, भोजन बनाना, ठीक है, ये सब चीज़ें किसमें आती है? क्रिया के अंतर्गत आती है। अब जैसे इसका उदाहरण एक मोहन विद्यालय में पढ़ता है तो ये क्या कर रहा है? एक तरह से क्रिया कर रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ने की। तो पढ़ता है यहाँ पर क्या होगा? इसके लिए क्रिया हो गई है। ठीक है, सुरेश ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है तो सुरेश ने क्या किया? तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है। तो जीतना क्या होगी इसके लिए? ये जीता है, उसके लिए क्रिया हो गई पूरी। ठीक है, तो क्रिया से हम क्या समझ रहे हैं यहाँ तक कि कोई भी कार्य किसी व्यक्ति द्वारा अगर किया जा रहा है तो वही कार्य क्या कहलाता है? उसकी क्रिया कहलाता है। अब क्रिया के भेद जो आपके ये वैसे तो भेद इसके और भी ज़्यादा है, और आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो भेद है जो आपके सबसे ज़्यादा ये इनमें से ही पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से भेद हो गए? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो ये दोनों तो क्या है? इसके मुख्य भेद है, अकर्मक और सकर्मक। बाकी ये क्या है? कुछ इन्हीं के पार्ट है, कुछ अलग से आपको मिलते हैं। जैसे पूर्वकालिक क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, द्विकर्मक क्रिया हो गई और सहायक क्रिया हो गई। तो इन सब के बारे में हम क्या करेंगे इसी वीडियो में आगे धीरे धीरे वन बाय वन क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक नाम से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा होगा कि अकर्मक यानी कोई भी कर्म जहाँ पर नहीं हो रहा, और सकर्मक क्या होगा? वहीं पर ही जिसमें कोई ना कोई कर्म हो रहा होगा। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले अकर्मक क्रिया क्या हो गई? वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, यानी क्रिया तो है उसमें और उसका कोई भी कर्म नहीं हो रहा, तो वो क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। इसमें कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। तो ये इसमें मोस्ट चीज क्या है? कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ेगा। ये इसमें मोस्ट चीज आपके लिए कर्ता पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा सबसे ज्यादा। यानी इसमें क्या होगा? कर्म तो होगा ही नहीं, तो किस पर प्रभाव पड़ना चाहिए? कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा सारा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जैसे एक उदाहरण है, बालक रो रहा है। इसमें कर्ता कौन है? बालक हो गया। रोना हो गई इसकी क्रिया। रोना क्या हो गई? क्रिया। ये है रो रहा है, ये पूरी क्रिया हो गई इसकी। तो अकर्मक है, इसमें कोई भी कर्म नहीं हो रहा। कर्म कहाँ हो रहा है? कर्म तो है ही नहीं इसमें। ये क्या है? सिंपली रो रहा है, तो एक अकर्मक हो गया। ठीक है, मोहन सो रहा है तो सोना भी क्या होगी? एक अकर्मक क्रिया होगी। तो अकर्मक क्रिया से हमने क्या समझा यहाँ तक के लिए कि जिस वाक्य में क्रिया का कर्म नहीं होगा और कार्य का फल सीधा किससे रिलेटेड होगा? कर्ता से। यानी कर्ता से ही कोई भी क्रिया डायरेक्टली रिलेटेड हो रही है। जैसे मोहन डायरेक्टली रिलेटेड है सोने से, बालक सीधा रिलेटेड है सोने से। तो ये क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अब इसके दो भेद है हमारे पास अकर्मक क्रिया के भी। पहला है पूर्ण अकर्मक क्रिया, दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो पूर्ण तो क्या होगी? ये भी आपको नाम से पता लग रहा होगा, जिसमें काम पूरा हो रहा है। पूर्ण मतलब काम पूरा होगा, अपूर्ण मतलब जिसमें काम पूरा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसके दो भेद है पूर्ण अकर्मक क्रिया के। पहला भेद क्या है इसका? स्थिति अर्थक। स्थिति अर्थक का मतलब क्या है? स्थिति का जो अर्थक है, इसका संधि विच्छेद अगर हम करते क्या बनेगा? स्थिति का अर्थक। यानी किसी भी स्थिति का अर्थ अगर उससे हमें मिल रहा है वो होगी उसमें स्थिति अर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। यानी स्थिति का अर्थ भी होगा और पूर्ण होगी वो वाली अकर्मक क्रिया। स्थिरता का बोध करवाती है। ये हमें क्या कराती है? किसी भी वस्तु का स्थिरपन यानी स्थिरता में दिखाएगी। कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं होगा, केवल क्या होगी? एक स्थिर जो क्रिया रहेगी वो क्या होगी? हमारे लिए स्थिरता का बोध कराएगी। उसका उदाहरण देखिए, वह बैठी है। अब बैठी ही क्या है? अकर्मक क्रिया है। पहली बात तो इसमें कोई कर्म नहीं कर रही, केवल अकर्मक क्रिया है और पूर्ण भी है एक तरीके से। पूर्ण क्या? केवल बैठी है वो तो। और स्थिति यानी उसकी स्थिति क्या है? स्टेबल है, वो वहाँ पर बैठी है, केवल कोई भी कर्म नहीं कर रही इसके अलावा। इसके बाद मोहन छत पर है। अब ये भी क्या है? स्थिति बता रहा है उसकी कि मोहन कहाँ पर है? छत पर है, कोई भी कार्य नहीं कर रहा, केवल क्रिया क्या है? सीधी कर्ता से डायरेक्ट रिलेट हो रही है। मोहन छत पर है, बस यहाँ पे वह बैठी है। तो ये क्या हो गई? स्थिति अर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। दूसरा इसी का पार्ट गत्यर्थक। गत्यर्थक का मीन क्या होगा? गति प्लस अर्थक। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? गति प्लस अर्थक, यानी जिससे हमें कोई ना कोई गति मिले, यानी गति वाला काम हो रहा हो। गतिशीलता का बोध कराती है। ये हमें क्या करेगी? गतिशीलता, जिसमें कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा हो या कोई ना कोई चीज चल रही हो, वो क्या होगी? गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। गतिशीलता का बोध हमें करेगी। उदाहरण देखिए इसका, पक्षी आकाश में उड़ रहा है। अब उड़ना क्या है? वो कंटिन्यूसली एक वर्क हो रहा है, गतिशीलता दिखा रहा है हमें, यानी उड़ रहा है, कोई ना कोई वर्किंग चल रही है वहाँ पर। तो पक्षी तो क्या है? यहाँ पर कर्ता हो गया इसका।
आकाश में उड़ना क्या हो गई, इसके लिए क्रिया हो गई। और कौन सी क्रिया है, गतिशील है, मतलब चल रही है। क्रिया तो सारी अकर्मक है, पर ये क्या है, गतिशील है। ये वाली क्या थी, दोनों स्थिति में क्या थी, अपनी जगह फिक्स थी। इसके बाद देखिए नदी बह रही है। अब नदी भी क्या है, क्रिया तो अकर्मक है, यहाँ पर नदी करता है, इसकी बहना इसकी क्रिया हो गई, पर क्या है, गतिशील है, बह रही है कंटिन्यूसली। ठीक है, और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं इसमें कुछ भी, कि वह लिख रहा है या राम लिख रहा है। केवल लिख रहा है क्या होगी, इसमें अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि कोई भी कर्म इसमें नहीं है। अपूर्ण, अब इसका दूसरा भाग जो था मुख्य वो वाला था अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण वाली तो कौन सी, जो पूरी हो चुकी है, बैठी है पूरी हो गई, छत पर है पूरी हो गई, उड़ रहा है, नदी बह रही, ये सब तो क्या हो गई, पूर्ण क्रिया हो गई। अब अपूर्ण कौन सी होगी अकर्मक क्रिया में, इसमें कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द के प्रयोग से अर्थ स्पष्ट होता है। यानी कर्ता तो देगा, ठीक है, कर्ता के अलावा कोई भी पूरक शब्द आपको प्रयोग करना पड़ेगा, तभी उसका अर्थ आपको मिलेगा। पूरक शब्द कैसे अब हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, देखिए एक उदाहरण वे थे। अब यहाँ से आपको कर्ता तो मिल गया वे, अब क्या थे, यह आपको सोचना पड़ेगा क्या थे। तो कोई पूरक शब्द कौन सा लगाओगे, और पूरक शब्द आप लगा सकते हो, यानी वे चतुर थे या वे मेहनती थे, कोई भी शब्द आप लगा सकते हो। तो कोई ना कोई पूरक शब्द अगर आपको लगाना पड़ रहा है, कोई भी पूरक शब्द मतलब एक्स्ट्रा वर्ड आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ रहा है अगर, तो ये कौन सी हो जाएगी, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया का सबसे शॉर्ट ट्रिक आप अगर देखना चाहो इसको आप कैसे पहचानोगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वाक्य अपूर्ण मिलेगा। सीधी सी बात है, वाक्य क्या मिलेगा, अधूरा मिलेगा। आपको कोई ना कोई शब्द उसमें जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे ये वाला एग्जांपल हम देखें, हम होंगे। अब हम होंगे क्या होंगे, या तो हम बोले हम कामयाब होंगे, या हम जा रहे होंगे, हम खा रहे होंगे। तो कोई ना कोई शब्द आपको जोड़ने पर ही कोई अर्थपूर्ण अगर वाक्य बनेगा, तो क्या कहलाएगी, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब ये थर्ड वाला तुम हो, अब तुम क्या हो, ये भी आपको क्लियर नहीं है यहाँ पर। अब या तो लिखे तुम बुद्धिमान हो, तुम चतुर हो, तुम खाना खा रहे हो, या तुम जा रहे हो। तो ये सब इसमें कोई ना कोई पूरक शब्द आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब किसके भेद हो गए, ये सब अकर्मक क्रिया के भेद हो गए। इनमें भी आपने पढ़ा पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया, दोनों में डिफरेंस हमने बताया। पूर्ण अकर्मक क्रिया के भी दो भेद थे, स्थिति वाला और गतिशीलता वाला, इसमें भी आपको डिफरेंस पता चला। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। दूसरी क्रिया है हमारे पास सकर्मक क्रिया। तो इसका मतलब क्या होता है, जिस क्रिया का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कर्ता के बजाय क्रिया का फल किस पे पड़ेगा, सीधा कर्म पर, यानी इसमें कोई ना कोई कर्म उपस्थित हमेशा रहेगा। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया में जो मुख्य डिफरेंस है, यानी जो मुख्य अंतर है दोनों में, वो क्या है कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, जबकि सकर्मक क्रिया में कर्म हमेशा विद्यमान रहेगा। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण क्या है इसका, मोहन ने आम खाया। अब मोहन तो यहाँ पे कर्ता हो गया इसका क्रिया का, खाया क्या हो गई, क्रिया हो गई खाने की। अब आम क्या है, यहाँ पर एक कर्म है, यानी आम को खाया जा रहा है, तो आम क्या हो गया, कर्म हो गया। तो कर्म हमेशा विद्यमान रहेगा सकर्मक क्रिया में, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कई बार जो इसका मुख्य अंतर पूछा जाता है एग्जाम्स में, वो ये पूछा जाता है कि सकर्मक और कर्मक क्रिया में क्या मुख्य डिफरेंस है या क्या मुख्य अंतर है। तो आप क्या बता सकते हैं, सकर्मक क्रिया में हमेशा कर्म विद्यमान रहेगा, जबकि अकर्मक क्रिया में कर्म विद्यमान नहीं रहेगा। या आप ये भी बोल सकते हो कि क्रिया का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है सकर्मक क्रिया में, जबकि अकर्मक में क्या होता है, क्रिया का फल सीधा किस पे पड़ता है, कर्ता पे निर्भर करता है। अब यह राजू गाना सुनता है, तो गाना क्या हो गया, यहाँ पर कर्म हो गया आपके लिए, सुनना क्रिया हो गई, और राजू कौन है, क्या कर्ता हो गया इसका। हरी कार चलाता है, तो कार क्या हो गया, कर्म हो गया आपके लिए। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सिंपल सा, मोहन ने खाया, या मोहन ने, सिंपल सा अगर आम नहीं लगाऊं मैं यहाँ पर, तो क्या होगा, अकर्मक क्रिया में बदल जाएगा। यहाँ पे राजू सुनता है, केवल ये लिखेंगे तो भी क्या होगी, अकर्मक हो जाएगी। हरी चलाता है, ये भी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यानी सकर्मक बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक कर्म हमेशा हमेशा हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी कर्म की इसके साथ। ठीक है, अब अकर्मक और सकर्मक क्रिया में हम परिवर्तन कैसे करेंगे किसी भी वाक्य का, देखिए अगर कर्म हम हटा देंगे तो क्रिया क्या बन जाएगी, अकर्मक। कर्म जोड़ते ही क्या बन जाएगी, सकर्मक बन जाएगी। जैसे आपके पास पहला उदाहरण है, मोहित पढ़ रहा है, तो ये तो क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है, कोई भी आपको कर्म नहीं दिया गया है। इसको सकर्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कर्म हम यहाँ पर लगा देंगे। जैसे कि मोहित पुस्तक पढ़ रहा है, मोहित अखबार पढ़ रहा है, या मोहित क्या कर रहा है, कोई भी पाठ्य पुस्तक, अखबार या किताब कुछ भी आप लिख सकते हो, वो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्म जब आपने लगा दिया पुस्तक वाला इसमें, तो ये क्या बन गई, सकर्मक क्रिया बन गई आपके लिए। फिर इसके बाद सुरेश रोज खेलता है, अब ये क्या है, अकर्मक क्रिया है,
रोज खेलता है, कुछ भी खेलता है, ये आपको नहीं दिया होगा। अब आपको कर्म क्या लगाना है, फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल क्या बन गया आपके लिए, कर्म बन गया ये। तो सुरेश रोज फुटबॉल खेलता है, तो ये क्या हो गई, एक सकर्मक क्रिया हो गई। तो अकर्मक को सकर्मक में परिवर्तित करने के लिए केवल आपको क्या करना है, एक कर्म वहां पर उसमें आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका दोनों के लिए। इसके बाद जो थर्ड हमारे पास पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्व का मीन हम जानते हैं पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, और कालिक का मतलब पहले के काल में जो भी घटना हो चुकी। इसको हम क्या बोलते हैं, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, यानी एक क्रिया तो उसने समाप्त कर ली, उसी के बाद वो क्या कर रहा है, दूसरी क्रिया अगर वो प्रारंभ कर रहा है, तो पहले समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो जो पहले समाप्त हो गई ना क्रिया, तो उसकी पहले वाली वही क्या कहलाएगी, आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसको कैसे उदाहरण से समझ सकते हैं, वह खेलकर भोजन करता है, ठीक है। अब पहले क्रिया की थी उसने खेलने की, पहले तो खेल लिया, फिर क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। क्रिया कितनी मिली आपको, दो यहाँ पर, पहले खेलने वाली फिर भोजन करने वाली। अब पहली जो क्रिया है कौन सी, खेलने वाली, जो फर्स्ट क्रिया है पहले समाप्त हो गई, वही क्या कहलाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। फिर जो खेल कर है यहाँ पर, ये क्या है आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, यानी दो क्रिया अगर आपको मिल रही है और जो पहले क्रिया हो चुकी, तो क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया आपकी कहलाएगी हमेशा। राधा खाना बनाकर विद्यालय जाती है, तो खाना बनाना एक क्रिया हो गई, विद्यालय जाना ये जाती है दूसरी क्रिया हो गई आपके पास। तो खाना बनाकर जो है यहाँ पर, ये क्या है आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, जो पहले ही काल में क्या हो गई, घटित हो चुकी है। तो इसका आपको अगर कोई भी एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, अगर आपको दो क्रिया दे रखी है, आपसे पूछता है कि पूर्वकालिक क्रिया कौन सी किसमें से, तो आपको क्या करना है, सबसे सिंपल, जो पहले क्रिया हो रही है वाक्य में, पहले जो क्रिया आ रही है वही आपको क्या बता देनी है, पूर्वकालिक क्रिया उसकी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है इसी का जो मोस्ट चीज है, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी, यह तत्कालिक क्रिया भी कहलाती है। तात्कालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया क्या हो गई, तुरंत होने वाली कोई भी चीज। जैसे जहां पर आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, लास्ट में आपको किसी भी क्रिया के एंड में ते मिलेगा और उसके बाद ही मिलेगा। ते पहले, किसी भी क्रिया के अंत में ते मिलेगा, उसके बाद ही लिखा मिलेगा, तो ते ही। जैसे हम बोलते हैं ना, गिरते ही, पढ़ते ही, खाते ही, जाते ही, सोते ही, तो ये सब क्या है, ते ही जहां पर भी मिल रहा है वो सब क्या कहलाती है, तात्कालिक क्रिया में आती है। और ये तात्कालिक किसको बोलते हैं, पूर्वकालिक को ही हम क्या बोल रहे हैं, एक तरह से तात्कालिक क्रिया बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब एक उदाहरण इसका, हरी जहर खाते ही मर गया, ते ही, तो हरी जहर खाते ही मर गया, दो क्रिया हो गई इसमें, एक तो खाने वाली, एक मरने वाली। तो खाते ही ये वाली क्या हो गई आपकी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। यहाँ पर तात्कालिक बोलो चाहे पूर्वकालिक बोलो, एक ही बात है इसमें। मोहन भोजन करते ही सो गया, तो एक तो भोजन करने की क्रिया हो गई, एक सोने की क्रिया हो गई। तो करते ही, तो ये क्या हो गई आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अगर तात्कालिक क्रिया कोई भी आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, जो पहले वाली क्रिया है उसको आपको क्या बनानी है, पूर्वकालिक क्रिया हमेशा बनानी है। चौथा आपके पास है प्रेरणार्थक क्रिया। तो नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है थोड़ा, प्रेरणा हम जब दे रहे हैं किसी को कोई भी काम करने की, प्रेरणार्थक यानी प्रेरणा के अर्थ में किसी को भी मोटिवेट कर रहे हैं, या किसी को भी हम बोल रहे हैं कि आपको ये काम ये करना है। जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से करवाता है, तो इसका सबसे सिंपली आप कैसे समझ सकते हो, कर्ता जो भी होगा क्रिया का, वो कभी भी काम नहीं करेगा, क्या करेगा, वो दूसरों को ऑर्डर देगा कि आपको ये काम करना है, ठीक है, या किसी दूसरों से ही वो काम करवाएगा। तो इसको आप सिंपली कैसे समझ सकते हो, कर्ता कभी भी काम नहीं करेगा, किससे काम करवाएगा, किसी दूसरे से काम करवाएगा। तो कौन सी क्रिया कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी आपकी। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। प्रेरणार्थक क्रिया अगर आपसे बोले कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक बोलेंगे अकर्मक बोलेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये हमेशा सकर्मक क्रिया ही होगी, कोई ना कोई कर्म इसमें कर रहा होगा। कर्म कैसे होगा, क्योंकि जब आप दूसरे से काम करवाओगे तो कर्म ही तो करवा रहे आप किसी से भी, तो ये क्या होगा, सकर्मक क्रिया हमेशा होगी, यानी कर्म उसमें हमेशा विद्यमान रहेगा। किसी भी प्रेरणार्थक क्रिया में कर्म विद्यमान होने पर ही आप किसी दूसरे से वो कर्म करवा पाओगे, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं, अधिकारी ने बाबू से पत्र लिखवाया। अब अधिकारी तो क्या है, इसका खुद करता है काम को पहले करने वाला, पर ये क्या कर रहा है, खुद कार्य नहीं कर कर क्या कर रहा है, बाबू से पत्र लिखवा रहा है, ठीक है। कर्ता ने क्या किया, खुद ने काम नहीं किया, किससे काम करवाया, दूसरे से, यानी उसने क्या किया, अधिकारी ने बाबू से पत्र लिखवाया, यानी प्रेरणा दी उसको कि पत्र लिखनी थी, तो उसने क्या किया, बाबू ने पत्र लिखा। तो मुख्य कर्ता तो कौन है क्या इसका, बाबू ही तो हुआ क्रिया का, ये काम कौन कर रहा है, बाबू कर रहा है। और प्रथम कर्ता जो था अधिकारी, ये कौन बन गया इसका, प्रेरणा देने वाला। तो ये कौन सी क्रिया कहलाती है, पत्र लिखवाने की प्रेरणार्थक क्रिया, यानी बाबू को प्रेरणा मिली अधिकारी से, या अधिकारी ने प्रेरणा दी तब उसने जाकर पत्र लिखा। तो अब क्या इसमें आप देख सकते हो, कर्ता कितने हो सकते हैं, इसमें दो विद्यमान होते हैं कर्ता हमेशा, पहला प्रेरणा देने वाला, दूसरा जो उसको क्रिया को कर रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
मोहन ने रामू से कुर्सी उठवाई। मोहन प्रथम कर्ता हो गया, रामू द्वितीय कर्ता हो गया। क्रिया को है भाई कुर्सी उठाने की, तो ये भी क्या एक प्रेरणार्थक क्रिया है। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, जैसे अध्यापक ने छात्रों से गीत गवाया, तो अध्यापक क्या कर रहा है, छात्रों से गीत गवा रहा है वहाँ पर, तो ये क्या होगी, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है। अब इसके एग्जाम में जो एग्जाम्पल आते हैं, बहुत सारे तरह के एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे सीता ने राधा से काम करवाया, या मोहन ने हरी से लकड़ी कटवाई, पेड़ कटवाया, कई तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं कई तरह के एग्जाम्स में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, दो कर्ता होंगे, एक क्रिया खुद नहीं करके कर्ता क्या करेगा, दूसरे कर्ता से करवाता रहेगा। तो आपको वहाँ पे हमेशा क्या करना है, प्रेरणार्थक क्रिया करनी है, और प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक ही होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम्स में आपसे ऐसे पूछा जाता है, एक एग्जाम्पल आपको दे देंगे, अध्यापक ने छात्रों से गीत गवाया, ठीक है। अब ये तो एग्जाम्पल आपको दे दिया, अब आपसे पूछेंगे इसमें कौन सी क्रिया है। अगर वहाँ पे आपको प्रेरणार्थक का ऑप्शन नहीं दे रखा उन्होंने, आपको दे दिया अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक और पूर्वकालिक, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, अब आप तो सोचोगे कि ये तो प्रेरणार्थक क्रिया है, अब हमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं इसका, तो आप क्या करोगे वहाँ पर, उसको आप सकर्मक क्रिया में सही करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक ही होती है। इसके अलावा जो द्विकर्मक क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया भी सकर्मक ही होगी, जो हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। द्विकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। पांचवी क्रिया है हमारे पास द्विकर्मक क्रिया, यानी जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसके दो कर्म होते हैं। तो नाम से आपको पता चला है द्विकर्मक, द्विकर्मक का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर दो कर्म आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें पदार्थ का बोध कराने वाला कर्म मुख्य कर्म होता है, तथा प्राणीवाचक कर्म गौण कर्म होता है। अब पदार्थ का बोध और प्राणीवाचक क्या होता है इसमें, वो हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए जैसे उदाहरण है, हरि ने सोहन को पुस्तक पढ़ाई। अब हरि क्या है, इसका कर्ता है मुख्य, पहली बात तो, ठीक है। हरि ने सोहन को पुस्तक पढ़ाई, अब फर्स्ट कर्म तो क्या हो गया, सोहन को, द्वितीय कर्म हो गया इसका पुस्तक पढ़ाई, ठीक है। अब द्वितीय कर्म क्या हो गया, पुस्तक पढ़ाई, प्रथम कर्म क्या है, सोहन को, तो कर्म कितने मिल रहे हैं आपको इसमें, दो मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। अब यहाँ पर कर्म दो है, अब इसमें एक सजीव कर्म आपको मिलता है, दूसरा निर्जीव कर्म मिलता है। सजीव क्या है, सोहन, निर्जीव क्या है, पुस्तक, और इन्हीं को हम दूसरे नामों से कैसे बोलते हैं, पदार्थ का बोध कौन करा रही है आपको, पुस्तक, तो पुस्तक क्या हो गया आपके लिए, पदार्थ का बोध करा रही है, यानी क्या हो गया आपका मुख्य कर्म तो हो गया पुस्तक। अब प्राणीवाचक कर्म क्या है इसमें, सोहन, तो सोहन क्या हो गया आपके लिए, गौण कर्म। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें दो कर्म होंगे, पहला सजीव हो सकता है, दूसरा निर्जीव हो सकता है। जो पदार्थ का बोध कराया गया निर्जीव चीज होगी, वो तो आपकी मुख्य कर्म होगी, और जो प्राणीवाचक होगा, जहाँ पे नाम होगा किसी का भी, जैसे मोहन हो गया, हरि, सीता, गीता, जो भी नाम आपको मिल रहे हैं, ये हमेशा गौण कर्म होंगे, यानी एक तो प्रत्यक्ष होगा, दूसरा अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है। दूसरा इसमें उदाहरण, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। अब अध्यापक कौन है, इसका मुख्य कर्ता है, पहली बात तो। उसके बाद छात्रों को, यह है आपका प्रथम कर्म, दूसरा है हिंदी पढ़ाता है, यह है आपका द्वितीय कर्म। तो इसमें गौण कर्म कौन सा हो गया, छात्रों को, और मुख्य कर्म क्या हो गया, हिंदी पढ़ाना। आया समझ में, इतना क्लियर है। देखिए दोनों उदाहरण आपको क्लियर हुआ, दो दो कर्म आपको मिलेंगी, तो ये क्या कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। और द्विकर्मक क्रिया भी सकर्मक क्रियाओं के साथ ही प्रयुक्त होती है, यानी इसमें कोई ना कोई कर्म विद्यमान है। अब कर्म तो इसमें दो विद्यमान आपको पहले से दिख रहे हैं, जहाँ पे एक कर्म भी होता है वो सकर्मक कहलाती है, यहाँ तो दो कर्म है, तो ये तो ऑलरेडी क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। लास्ट है हमारे पास सहायक क्रिया। अब लास्ट तो नहीं है वैसे, ये क्यों नहीं है, क्योंकि आपको क्रियाओं को और भी भेद मिलेगी, संयोजी क्रियाएं होती है, रंजक क्रियाएं बोलते हैं हम, ठीक है, और भी बहुत सारी क्रियाएं होती है। पर जो मुख्य क्रियाएं हैं आपके एग्जाम में जो पूछी जाती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में, उसके अकॉर्डिंग मैंने केवल ये 6 क्रियाएं ली है मुख्य, ठीक है। तो सहायक क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया के रूप को पूरा करने हेतु प्रयुक्त क्रियाओं को क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। यहाँ हम इसको ऐसे समझे कि मुख्य क्रिया कोई भी है हमारे वाक्य की, उसको अगर हम पूरा कर रहे हैं, यानी अधूरी रहती है वो हमेशा, उसको पूरा करने के लिए हम क्या प्रयुक्त करते हैं, सहायक क्रिया को प्रयुक्त करते हैं। यानी सहायक क्रिया को प्रयुक्त करने से हमारे मुख्य क्रिया क्या होगी, पूरी हो जाएगी। जैसे मोहन घर जा रहा है, अब जाना क्या है यहाँ पर, जाना हो गई हमारे लिए मुख्य क्रिया, ये वाली जाना, ठीक है। अब रहा है क्या है, इसकी सहायक क्रिया है, यानी जब तक मैं रहा है नहीं लगाऊंगा इसमें, तो ये वाक्य क्या रहेगा, अधूरा। अब मैं केवल बोलूंगा केवल मोहन घर जा, तो ये क्या है, अधूरी क्रिया है। रहा है जब मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक पूरा वाक्य बन जाएगा मेरे लिए। तो सहायक क्रिया क्या लगाई मैंने, रहा है, तो रहा है क्या है यहाँ पर, सहायक क्रिया कहलाती है, ठीक है। जाना क्या है, मुख्य क्रिया, रहा है सहायक क्रिया। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है,
यह सहायक क्रिया क्या होती है, लिंग व वचन से प्रभावित होती है। यानी अगर पुल्लिंग है तो रहा है या खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, सो रहा है, तो रहा है कहाँ पे काम में आएगा, हमेशा पुल्लिंग के साथ। और अगर स्त्रीलिंग आपको दिया हुआ है वाक्य में तो रही है वहां पर काम में आप लेंगे सहायक क्रिया, ठीक है। तो जैसे राधा है, राधा क्या है, स्त्रीलिंग है, वह बाजार जा रही है, तो ये क्या होगी, स्त्रीलिंग के साथ रही है आप काम में लेंगे। मुख्य क्रिया वही है, जाना, यहाँ भी वह बाजार जा। अब देखिए यहाँ तक तो दोनों वाक्य से हम लिख रहे हैं, मोहन घर जा, राधा बाजार जा, यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं है। पर अब सहायक क्रिया जब आप लगा रहे हो, ये दोनों रहा है और रही है, ये दोनों आप किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, लिंग व वचन के अकॉर्डिंग। लिंग देखोगे पहले तो स्त्रीलिंग है तो रही है, पुल्लिंग है तो रहा है। वैसे अगर वचन होता, बहुवचन होते, जैसे वे बाजार जा रहे हैं, तो रहे हैं किसके लिए प्रयुक्त करेंगे हम, बहुवचन के लिए। वचन के अकॉर्डिंग भी हम करते हैं इसमें, एक वचन है तो रहा है, बहुवचन है तो रहे हैं। अब राधा बाजार जा रही, ये तो वैसे स्त्रीलिंग है तो ये किसमें आएगा, रही है, इसमें क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो क्रिया आपकी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर, ये आपको कंप्लीट करना है, देखना है। अगर कोई भी इसमें क्वेरी हो आप तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं नीचे, जितना जल्दी हो सकेगा सोल्व करने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।